हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आगे भी इसी तरह की कहानी आप सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो चलिए फ्रेंड, आज की कहानी शुरू करते हैं। बुढ़ापे की जूतियाँ, दिल को छू लेने वाली कहानी। मेजर सूर्य प्रताप सिंह 1 महीने की छुट्टी पर घर आए थे और आज वे वापस ड्यूटी पर जाने वाले थे। तो पत्नी ने सारी पैकिंग रात को ही अच्छे से कर ली ताकि सुबह कोई हड़बड़ी ना हो। उन्होंने मेजर साहब के लिए उनकी पसंद की सारी चीज़ें बनाई थी। मठरी, गुजिया, पोहा, मूंगफली से बनी नमकीन जो काफ़ी समय तक खराब नहीं होती, आम का अचार, क्योंकि मेजर साहब को अपनी पत्नी के हाथों की बनी ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, जिनको मेजर साहब ड्यूटी पर अपने सभी दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे और अपनी पत्नी के गुणगान करना नहीं भूलते थे। सूर्य प्रताप सिंह तैयार हो गए। सविता जी ने सारा सामान एक जगह रख दिया था और मेजर साहब को बता रही थी कौन कौन सी चीज़ें किस में रखी है, ताकि उन्हें रास्ते में भी निकालनी हो तो कोई दिक्कत ना हो। इतने में वंश भी आ जाता है और आके अपने पापा से लिपट जाता है। पापा, आप आज ही जा रहे हो? ये 1 महीना कैसे आपके साथ निकल गया पता ही नहीं चला। और वह काफ़ी देर तक अपने पापा से लिपटा हुआ कितने ही सवाल कर लिया। अब कब वापस आओगे? ट्रेन कितने बजे आपको छोड़ेगी? इत्यादि। अरे मेरे बच्चे, तू क्यों चिंता करता है? बस कुछ ही सालों की बात है, फिर मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। मेजर साहब ने पहले ही गाड़ी बुला ली थी तो वह भी आ गई। वंश अपने पापा का सामान गाड़ी में रखवाने में मदद करता है और फिर मेजर साहब चले जाते हैं। वंश उनकी इकलौती संतान थी। जब कई वर्षों तक संतान का सुख नहीं मिला तो उन्होंने अपने एक दोस्त के अनाथालय से उसे गोद ले लिया था और उन्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है। और वंश को भी अभी तक यह बात पता नहीं थी कि वह मेजर साहब की अपनी औलाद नहीं है। सविता जी और मेजर साहब वंश को बहुत प्यार करते थे। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी दोनों ने। अभी वह 10वीं कक्षा में ही था। वह बहुत मासूम था अभी। सविता जी भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए बेटे की पढ़ाई में भी ध्यान दे लेती थी। वह भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। वह 12वीं पास कर लिया था और मेजर साहब भी रिटायर होकर घर आ गए थे। अब वंश की पढ़ाई की आगे की जिम्मेदारी मेजर साहब ने उठा ली थी। उन्होंने उसकी पढ़ाई में खूब मेहनत की और पढ़ाई में पैसा भी खूब लगाया। किसी बात की कोई कमी नहीं आने दी अपने बेटे की पढ़ाई में। उनकी मेहनत रंग लाई और बेटा एक बड़ा अफसर बन गया। वक्त बीतता गया। वंश को एक लड़की पसंद आ गई थी। उसने ये बात मेजर साहब और माँ सविता जी को बताई तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ और दोनों की शादी करा दी। बेटे की पोस्टिंग कानपुर में ही थी। थोड़े दिन तो वह अपने गांव में ही रहे। फिर बेटे के कहने पर गांव का मकान बेचकर उन्होंने कानपुर में ही बेटे के लिए घर ले दिया और बाकी जो पैसे बचे वह भी उन्होंने वंश को ही दे दिए थे। मेजर साहब और सविता जी आंख बंद करके विश्वास करते थे अपने बेटे पर। अब सभी कानपुर में रहने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मेजर सूर्य प्रताप और सविता जी को बहू का स्वभाव जल्द ही मालूम हो गया था, पर अब बेटा भी बदलने लगा था। एक दिन मेजर साहब ने वंश से कहा, मेरी जूती फट गई बेटा, क्या तुम नई ला दोगे? जरूर बाबूजी, शाम को लेता आऊँगा, कहकर वंश बाथरूम में घुस गया। वंश की माँ सविता देवी तो एटा से कानपुर आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन गांव में बेटे से दूर कैसे रह सकती थी और ना चाहते हुए कानपुर आ गई थी। वंश की पत्नी सोनम तमिलनाडु की रहने वाली थी। वह भी बैंक की परीक्षा देती रहती थी। इस बार उसकी भी जॉब लग गई। तब से घर की ज़्यादातर जिम्मेदारी मेजर साहब और सविता जी निभा रहे थे। इतना करने के बाद भी सोनम को मेजर सूर्य प्रताप सिंह और सविता जी भाते नहीं थे। उसे वह दोनों बोझ लगते थे।
कभी भी ताने मारने में पीछे नहीं रहती थी। मेजर साहब ने बेटे की खातिर अपने आप को पूर्ण रूप से बदल लिया था और सविता जी तो पहले से ही शांत स्वभाव की थी। वह दोनों नहीं चाहते थे कि बेटे को एक भी मौका दे ये बोलने का कि वह उनका अपना बेटा नहीं था। इसलिए उसके माता पिता ने उसके साथ ये सब किया। वह अभी भी उसे नादान ही समझते थे, सोचते थे कि बाद में उसे सब समझ में आ जाएगा। जूती वाली बात सोनम ने सुन ली थी। बस तभी से वंश का इंतजार कर रही थी कि कब बाथरूम से बाहर निकले। जैसे ही वंश कमरे में आया, सोनम शुरू हो गई। सुनो जी, मैं आपको कह देती हूँ, किसी की जूती इस घर में नहीं आएगी, वरना देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनम ने झटके दिखाते हुए कहा। ओके बाबा, नहीं लाऊंगा। अब तो तुम खुश हो ना? चलो अब फटाफट से मेरा टिफ़िन लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, वंश ने कहा। सोनम ने जूतियों वाली बात इतनी ज़ोर से कही थी कि बाहर बैठे मेजर सूर्य प्रताप सिंह और सविता देवी जी को साफ साफ सुनाई दे जाए। और वही हुआ। कभी बेटे से उफ तक नहीं की थी। आज भी शांत बने रहे, बस सविता जी से सब छुपाते थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही हाल सविता जी का था। वह सोचती, चलो अच्छा है इन्होंने नहीं सुना। कानपुर की धरती से मेजर सूर्य प्रताप सिंह का पुराना नाता था। पहले भी वह अपनी बहन के यहाँ काफ़ी समय रहे थे, जब आर्मी में जॉब की तैयारी कर रहे थे। अपने समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया था। एक वो समय था कि वह पिता के सामने कभी बोले ही नहीं। कितना सम्मान था उस समय बुजुर्गों का, और आज तो माहौल ही बदल गया है। कभी कभी मन बेचैन हो उठता था, लेकिन अब जाए तो कहाँ जाए। सब कुछ बेचकर तो यहाँ बेटे का मकान बनवा दिया और बाकी बचा हुआ पैसा भी वंश को दे दिया था। एक उम्मीद की किरण वंश का बेटा श्रेष्ठ बनकर आया था उनकी ज़िंदगी में। उसकी सेवा करने में लगे रहते थे दोनों। बस यूं ही समय गुजर रहा था। शाम को वंश आया पर जूती नहीं आई। दोबारा मेजर साहब ने कहा भी नहीं। अब मेजर साहब का बाहर टहलना भी बंद हो गया था। सोचते थे कि फटी जूती देखकर लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े अफसर बेटे के पिता के पास जूती नहीं है। घर में ही और भी शांत शांत रहने लगे थे। पोते के साथ सारा दिन खेलते रहते और एक दिन तो घर में रहना भी दुश्वार हो गया था। सुनो जी, सुनते हो? सोनम ने चिल्लाते हुए कहा। क्या है, बताओ, वंश ने रसोई में झांकते हुए कहा। ये तुम्हारे पिताजी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। पहले सुबह शाम घूमने चले जाते थे, अब तो वह भी बंद कर दिया। खुलकर कोई काम कर ही नहीं सकते, हर समय घर में घुसे रहते हैं। इनका कुछ करो। सुबह शाम का समय होता है, कैसे भी किन्हीं कपड़ों में काम कर लें, लेकिन ये महाशय कहीं जाए तब ना। सोनम ने लगभग चीखते हुए कहा। सुन तो मेजर सूर्य प्रताप ने भी लिया था, लेकिन फिर भी बेटे ने भी आकर कहा तो फटी जूतियों के साथ ही बाहर चले गए। लगभग 10 दिनों बाद घर से निकले तो पुराने साथियों ने घेर लिया। सभी को बड़ी मुश्किल से झूठ बोला कि तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं आ पाया। सुबह शाम आना जाना शुरू कर दिया था। बहू के घर में होने तक घर में नहीं घुसते थे। सविता जी तो घर में काम करके अपना समय गुजार लेती, लेकिन मेजर सूर्य प्रताप सिंह को लाचारी में समय काटना भारी पड़ने लगा। एक दिन तो बस गजब ही हो गया। एक शाम जब सोनम जॉब से घर वापस आ रही थी तो कॉलोनी की ही एक महिला ने उन्हें रोक कर कहा, तुम अपने ससुर को एक जोड़ी जूती क्यों नहीं दिलवा देती? आज उनके पैर में ठोकर लगने से काफ़ी खून निकला है। वो उन्होंने बताया नहीं, उन्हें आज ही जूती दिलवा देती हूँ, कहकर घर की तरफ चल दी सोनम। वंश के आते ही घर में तांडव शुरू हो गया। तुम्हारे पिताजी की वजह से आज मेरा सर शर्म से झुक गया है। सारे मोहल्ले में थू थू हो रही है हमारी। फटी जूतियाँ मोहल्ले भर में दिखा रहे हैं। जाकर अब घर या तो ये रहेंगे या हम।
हमारी भी कोई रेपुटेशन है या नहीं? सोनम ने चीखते हुए कहा। इनका क्या करूं? वाकई में मैं भी इनसे परेशान हो गया हूं, सर पकड़ते हुए वंश ने कहा। खांसते हुए तब तक मेजर सूर्य प्रताप सिंह ने अंदर आते हुए कहा, बेटे आप परेशान मत होइए। रमा देवी चौराहे के पास एक आनंद आश्रम है, दोनों को वहां तक छोड़ दो। वृद्धाश्रम के संचालक मेरे मित्र हैं, मोतीलाल जी। ठीक है, यही ठीक रहेगा हमारे और आपके लिए। वंश के कुछ कहने से पहले ही सोनम ने कहा। सविता जी तो पहले की तरह कुछ नहीं बोली। सभी वृद्धाश्रम पहुंच गए। वंश तो लौट आया, लेकिन मेजर सूर्य प्रताप को अलग ही खुशी मिल गई। उन्हें लगा जैसे लाचारी के बंधन से मुक्त हो गए हों। समय बीतता गया। मेजर साहब और सविता जी आनंद से रहने लगे। लगभग 2 वर्ष बाद मेजर साहब की बहन, जिनके पास मेजर साहब काफ़ी समय रुके थे कानपुर में, वो भी आ गई थी उनके घर। लेकिन घर पहुंचकर उन्हें पता चला कि भाई तो वृद्धाश्रम में है, तो उनका मन अंदर तक हिल गया। वह बोली, बेटा बहुत अच्छा किया तूने, उस जैसे इंसान की वही सही जगह है। सूर्य प्रताप सिंह की बहन गुस्से से और भी ज़्यादा लाल पीली हो गई थी। फिर अपने आप को संभाल कर बोली, जो इंसानियत दिखाता है ना, उसका यही हाल होना चाहिए। अगर मेरे भाई के अंदर इंसानियत ना होती तो तुम किसी गटर को साफ कर रहे होते, किसी गंदी सी बस्ती में सड़ रहे होते। वंश ने कहा। बुआ जी, आपके कहने का क्या मतलब है? साफ साफ बोलिए, नहीं तो अपनी जुबान को लगाम दीजिए। वंश ने उत्तेजित होकर कहा। अब जबान को लगाम तो नहीं लगेगी, बुआ जी बोली। आज तुझे तेरी असली औकात बताना जरूरी हो गया है। तू क्या है? अगर भाई साहब ना होते तो तू गटर को छोड़ चोरी चकारी पता नहीं क्या क्या कर रहा होता। वही मोतीलाल जिनके वृद्धाश्रम में तू भाई भाभी को छोड़ के आया है ना, उन्हीं के अनाथालय से तुझे गोद लिया था जब तू मात्र 6 माह का था। वाह रे बेटा, क्या इंसानियत दिखाई तूने। जिसने तुझे छत दी, अपना नाम दिया, उसी को बेसहारा कर दिया। और फिर बुआ जी गुस्से में और ना जाने क्या क्या कहती हुई बाहर आ गई। ना सुनते ही धम्म से बैठ गया वंश। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। आत्मग्लानि ने उसे घेर लिया था। देवता जैसे पिता और नेक दिल इंसान के साथ उसने ये क्या कर दिया था। सोनम की जबान को भी लकवा मार चुका था। फिर उसी समय वंश अपने माता पिता को मिलने वृद्धाश्रम आ गया और उनसे माफ़ी मांगते हुए बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माता पिता का दिल तो इतना ही बड़ा होता है कि बच्चे कितनी भी गलतियां करें, माँ बाप तो माफ़ कर ही देते हैं। वंश अपने माता पिता को घर में लाकर उनके साथ अब खुशी से रहने लगा था और अब सौम्या भी सुधर गई थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली एक अच्छी सी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।